नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा दुर्गा महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस प्रस्तुति के माध्यम से सेवा क्षेत्र में लेखांकन विषय के अध्ययन हेतु मैं वाणिज्य विषय के स्नातकोत्तर स्तर के अध्येताओं का स्वागत करता हूँ। अध्ययन के शीर्षक अकाउंटिंग इन सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र में लेखांकन को सुनकर या पढ़कर अध्येता के रूप में मन मस्तिष्क में यह जिज्ञासा उठनी स्वाभाविक है कि इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाएगा, क्या यह लेखांकन की कोई नई विधि है। तो आइए पहले हम इस शीर्षक का स्पष्टीकरण करें। हमने आपकी स्क्रीन में एरिया ऑफ स्टडी प्रदर्शित की है, यानी इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अकाउंटिंग फॉर होटल कंपनीज एंड अकाउंटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनीज का अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन का क्षेत्र होगा कि हम इसमें प्रारंभिक व्यावसायिक जानकारियों के अतिरिक्त इनके अंतिम लेखे बनाने तक का अध्ययन हम इस प्रस्तुति एवं आगामी कुछ प्रस्तुतियों के माध्यम से पूर्ण करेंगे। जिज्ञासा का दूसरा पक्ष, क्या यह कोई लेखांकन की नई प्रविधि है? तो स्नातकोत्तर स्तर के अध्येता होने के कारण आपको यह भली भांति ज्ञात है कि व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में लेखांकन की दो ही विधियां हैं, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन अध्ययन की वह विधि है जहां की विश्लेषणात्मक अध्ययन किए जाते हैं। साथ ही आप यह भी जानते हैं कि जब कभी व्यापार टर्म का प्रयोग किया जाता है तो उसके अंतर्गत वस्तुगत एवं सेवागत दोनों प्रकार के व्यापार सम्मिलित होते हैं। इस अध्ययन में हम सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यावसायिक संस्थाओं के लेखांकन का अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने सेवाएं प्रदान करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के आधार पर 4 समूह में बांटकर उनका अध्ययन किया है। पहले वर्ग में यातायात प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले व्यापार, इसके अंतर्गत रोडवेज, रेलवेज, शिपिंग कंपनी इत्यादि प्रकार की व्यावसायिक इकाइयां सम्मिलित की जाती हैं। आपूर्ति प्रकार के व्यापार में ऐसे व्यापार होते हैं जो कि सप्लाई बिजनेस में है, जैसे गैस की सप्लाई करने वाले, वाटर की सप्लाई करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले, ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। वेलफेयर प्रकार की सेवाएं देने वाले या कल्याणकारी सेवाएं देने वाले, इसमें हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, होटल, कैंटीन प्रकार का कार्य करने वाले व्यावसायिक इकाइयां सम्मिलित की जाती हैं। और नगरीय या म्युनिसिपल सर्विसेज में सड़क की मरम्मत, सड़क में प्रकाश या अन्य नगरीय क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपना अध्ययन होटल व्यापार की ओर केंद्रित करते हैं। होटल व्यवसाय को भली भांति समझने के लिए हम पहले होटल व्यापार की प्रकृति और उसके पश्चात होटल व्यापार के लेखांकन का अध्ययन करेंगे। होटल व्यापार की प्रकृति को समझने के लिए हम होटल व्यवसाय में किस तरह कार्य होता है इस पर चर्चा करेंगे। होटल 3 प्रकार के कार्य करने वाले समूह होते हैं। ऐसे कुछ होटल होते हैं जो सिर्फ एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रदान करते हैं, अर्थात वे सिर्फ जो उपभोक्ता या ग्राहक के रूप में उनके पास गेस्ट आते हैं उन्हें रुकने के लिए स्थान भर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे प्रकार के होटलों में अपना रेस्टोरेंट या अन्य सहायक सुविधाएं नहीं होती हैं। दूसरे प्रकार के जो होटल्स होते हैं वो ऐसे प्रकार के होटल होते हैं जिनमें एकोमोडेशन की सुविधा के साथ साथ भोजन एवं पेय पदार्थ प्रदान करने वाले रेस्टोरेंट या बार की भी सुविधा होती है। और तीसरे प्रकार के ऐसे होटल्स होते हैं जिन्हें कि हम सितारा होटल के रूप में या रिसॉर्ट्स के रूप में पहचानते हैं, जहां रुकने और खाने के लिए रेस्टोरेंट एंड बार की सुविधा के अलावा वहाँ लॉन्ड्री सर्विस, वहाँ स्पा, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, गेम जोन,
विभिन्न प्रकार की अन्य अतिरिक्त सुविधाएं जिसमें कि मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए अन्य कोई ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हो, ऐसे प्रकार की सुविधाओं से युक्त होटल के व्यवसाय में इकाइयां कार्य कर रही हैं। तो एक होटल का व्यापार ऐसा होता है जिसमें कि दूसरे स्थानों से आने वाले लोगों को रहने, उनके लिए भोजन, उनके लिए अन्य जो सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक के लिए बार की सुविधा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का कार्य इस प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान करते हैं। ऐसे प्रकार के व्यावसायिक इकाइयों के लेखांकन का अध्ययन करने हेतु हमें लेखांकन की प्रक्रिया में जो कुछ विशिष्ट टर्म्स हैं, जैसे सोर्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ गेस्ट एंड इंपॉर्टेंट टर्म, इसे समझना पहले आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, हम पहले आय के स्रोत को देखें। एक होटल में प्राप्त होने वाली आय को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्य स्रोत और सहायक स्रोत इन दो भागों में विभाजित कर उसका अध्ययन आपकी स्क्रीन में प्रदर्शित किया है। देखिए, मुख्य स्रोत में वे आय शामिल होती हैं जो कि होटल के प्रधान व्यवसाय से संबंधित होती हैं। किराए की आय एक होटल के लिए मुख्य रूप से किराए, रेंटल इनकम ही प्रमुख आय का जरिया होता है। इसके अंतर्गत होटल में रुकने वाले गेस्ट से जो किराया लिया जाता है वह, होटल में हॉल्स जो छोटे बड़े कार्यक्रमों के लिए किराए में दिए जाते हैं, छोटे बड़े कार्यक्रम जैसे जन्मदिन की पार्टी, मैरिज एनिवर्सरीज, शादी इत्यादि कार्यक्रमों के लिए जो किराए पे हॉल दिए जाते हैं उसका किराया। बहुत से होटल या रिसॉर्ट में अलग से कोई प्रकार का कॉन्फ्रेंस हॉल या रेगुलर मीटिंग अरेंज करने का भी स्थान होता है। ऐसे प्रकार के स्थानों का किराया भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। रेस्टोरेंट भी होटल की आय का प्रधान जरिया होता है। रेस्टोरेंट वह स्थान होता है जहाँ की भोजन या पेय पदार्थों का विक्रय किया जाता है। आजकल रेस्टोरेंट एंड बार प्रायः अधिकांश बड़े होटलों में यह एक उनका सर्विस डायमेंशन है, इससे उन्हें प्रमुख रूप से आय प्राप्त होती है। सेवा विभाग होटल्स प्रायः अपनी हर सर्विस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा जोड़कर वसूल करते हैं, यह भी उनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। सहायक स्रोतों में जैसे स्क्रीन पर आप देखें, लॉन्ड्री सर्विस, रुकने वाले गेस्ट के लिए जो कपड़े के साफ सफाई की सुविधा दी जाती है, ब्यूटी पार्लर, स्पा, आजकल मालिश और ब्यूटी पार्लर की सुविधा भी प्रायः बड़े होटलों के द्वारा दी जाती हैं। जिम, स्विमिंग पूल, गेम जोन, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पे आजकल बड़े सितारा होटल जैसे 3 सितारा, 4 सितारा, 5 सितारा या रिसॉर्ट्स, ये सब प्रकार की जो सेवाएं हैं इन प्रकार के होटलों में उपलब्ध होती हैं। और यह सुविधाएं वे होटल में आकर रुकने वाले ग्राहकों के अलावा होटल जिस स्थान पर स्थित होते हैं वहाँ के स्थानीय जनों को भी वे इस पर मेंबरशिप ऑफर करते हैं। स्थानीय जनों को भी एक ही स्थान पर यह एक साथ इतनी सारी सुविधाओं का समूह प्राप्त हो जाता है, जिसके अंतर्गत मान लीजिए गेम जोन है, स्विमिंग पूल है, जिम है, ब्यूटी पार्लर है, स्पा है। तो ऐसा कॉम्बो समूह मिल जाने के कारण लोग मेंबरशिप भी लेते हैं और इससे भी एक व्यवसाय के होटल व्यवसाय को आय का एक बड़ा जरिया बनता है। इसके अलावा जो टूर्स एंड ट्रैवल्स ऑपरेट करने का कार्य है, दूरभाष के अंतर्गत यदि कोई होटल में रुके हुए गेस्ट ने इंटरनेशनल कॉल की हो या अन्य कोई प्रकार की ऐसी सुविधा विशेष प्रकार के लिए हो तो इससे भी उन्हें आय की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा के विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज में एक कमीशन के रूप में कुछ राशि होटल के द्वारा वसूल की जाती है। और मनोरंजक कार्यक्रमों में आजकल होटल्स के बिजनेस में एक नया फैशन है कि वे विशेष इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। खास करके जो नए वर्ष के आगमन के समय में न्यू ईयर फेस्ट के रूप में एक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो कि पेड सर्विस के रूप में होटल उपलब्ध कराती है और इससे भी होटल को बड़ी आय की प्राप्ति होती है। होटल व्यवसाय में जिन क्षेत्रों पर व्यय किए जाते हैं वो भी आपकी स्क्रीन में प्रदर्शित है। खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ, रेस्टोरेंट में
जो भोजन का विक्रय किया जाता है उसके लिए जो रॉ मटेरियल परचेज होता है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। किचन के आइटम्स में वे आइटम्स होती हैं जो कि खाना बनाने के लिए सहायक होती हैं, ये भी भोजन या रेस्टोरेंट के अनिवार्य व्यय के अंतर्गत इन्हें हम देखते हैं। बिजली और ईंधन में होटल व्यवसाय में बिजली पर बड़ा व्यय किया जाता है क्योंकि ये एक शो ऑफ बिजनेस है, इसमें लक दक दिखना आवश्यक होता है, तो बिजली एक बड़ा हेड ऑफ एक्सपेंडिचर है। कमरों को ठंडा या गर्म रखने की आवश्यकता ग्राहकों की मांग पर आधारित है। जैसे सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि ठंडी के मौसम में होटल में रुकने वाले ग्राहक को कमरा गर्म करने की आवश्यकता की डिमांड करते हैं और गर्मी के दिनों में कमरे को ठंडा करने की डिमांड आती है, तो इस पर भी इलेक्ट्रिसिटी या अन्य प्रकार के व्यय होटल में करने होते हैं। विज्ञापन या सेल्स प्रमोशन पर भी होटल व्यापार में बड़ी राशि व्यय की जाती है क्योंकि एक कंपटीशन का बिजनेस है, तो इसमें सेल्स प्रमोशन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं और विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट ऑफर होटल्स के द्वारा दिए जाते हैं, इस पर भी व्यय होता है। मरम्मत एवं रखरखाव का नियमित होना होटल के व्यवसाय की अनिवार्य आवश्यकता है। यानी अगर होटल का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा, यदि उसकी टूट फूट का रिपेयर्स नहीं होगा, तो होटल की गुडविल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस पर होटल्स बड़े ध्यान देकर कार्य करते हैं, इस पर भी राशि बड़ी व्यय होती है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ में कर्मचारियों की ट्रेनिंग, यानी एक एलिगेंस बिजनेस है, इसमें जितना अच्छे से होटल का कर्मचारी अपने गेस्ट के साथ पेश आएगा उतना उस होटल की गुडविल बढ़ती है, इसलिए इसमें उनकी रेगुलर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। कमीशन, आजकल होटल के व्यापार में जो बुकिंग्स आती हैं वो विभिन्न ट्रैवल एजेंट के द्वारा या बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं जो ऐसे प्रकार की बुकिंग सुविधा देती है, जैसे मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, तो ऐसे प्रकार की बुकिंग प्रदान करने वाली संस्थाओं को कमीशन प्रदान करना पड़ता है। यह भी होटल व्यवसाय का एक बड़ा व्यय का क्षेत्र है। टेलीफोन, इंटरनेट, आजकल प्राय सभी होटलों के द्वारा फ्री वाईफाई की सुविधा अपने गेस्ट को दी जाती है, जिसका व्यय उन्हें सर्विस प्रोवाइडर को पे करना होता है। स्टेशनरी पोस्टेज, कर्मचारियों को वेतन एवं उनके कल्याण पर, कर्मचारियों के कल्याण में प्रायः बड़े जो होटल व्यवसाय से जुड़ी हुई बड़ी इकाइयां हैं वो अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा, उनके परिवार की स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए कल्याणकारी स्कीम्स चलाती हैं, जिस पर कि उन्हें व्यय करना होता है। कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं कार्यकारी क्षेत्र के रूप में देनी आवश्यक होती हैं, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो होटल में जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म सिस्टम होता है और यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, उसका मेंटेनेंस देना। इसके अलावा अगर यदि कर्मचारियों को की संख्या ज़्यादा है और कर्मचारी के लिए कोई आइडियल टाइम है तो उनके बैठने के लिए अलग कमरे की व्यवस्था कराना, इन सब पर भी होटल व्यवसाय को व्यय करना पड़ता है। इसके अलावा इंश्योरेंस, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो अन्य व्यापारों को वहन करने पड़ते हैं, ये भी होटल के व्यवसाय से लगे हुए व्यावसायिक इकाइयों को वहन करने पड़ते हैं। अगले क्रम में हम क्लासिफिकेशन ऑफ गेस्ट को समझें, क्योंकि यदि हमें होटल व्यवसाय के लेखांकन को अच्छे से समझना है तो उसके पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ गेस्ट को भी समझना आवश्यक है। होटल में आकर रुकने वाले गेस्ट को हम प्रारंभिक तौर पर दो भागों में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट स्टेटस। रेसिडेंस को यदि हम देखें तो उन्हें पुनः दो भागों में बांटा जाता है। ऐसे अतिथि जो कि रेसिडेंट हैं और दूसरे जो नॉन रेसिडेंट हैं। रेसिडेंट अतिथि हम उन्हें कहते हैं जो किसी अन्य शहर से आकर उस होटल में रुकते हैं और उस होटल की सुविधाओं का उपयोग करते हैं। अनिवासी अतिथि हम उन अतिथियों को कहते हैं जो कि होटल में रुकते तो नहीं हैं, लेकिन होटल के रेस्टोरेंट एंड बार या अन्य होटल के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उन सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इसमें भी यदि निवासी जो गेस्ट होते हैं इन्हें देखा जाए तो इन्हें समझने के लिए दो प्रकार के प्लान होटल बिजनेस में पॉपुलर हैं। एक है यूरोपियन प्लान और दूसरा है अमेरिकन प्लान। यूरोपियन प्लान मतलब वन पेमेंट प्लान होता है, जिसके अंतर्गत
रुकने वाला जो गेस्ट होता है वो सिर्फ एक पेमेंट देता है और उसके उसके अंतर्गत होटल में जितनी भी सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं का प्रयोग करने की उसे स्वतंत्रता होती है। यानी वन पेमेंट बाय वे ऑफ वन पेमेंट वो सारी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। एंड जो अमेरिकन प्लान होता है, अमेरिकन प्लान में गेस्ट जिस सुविधा का लाभ लेता है उस सुविधा का ही उसे पेमेंट करना होता है। यानी अगर उसने जो होटल में अगर मान लिया जाए जिम यूज़ किया तो जिम का चार्ज देगा, अगर उसने यूज़ नहीं किया तो उसका चार्ज नहीं देगा। भुगतान की अवस्था के आधार पर यदि हम क्लासिफिकेशन ऑफ गेस्ट देखें तो एक ऐसे प्रकार के गेस्ट होते हैं जो कि जिस समय होटल से चेकआउट करते हैं, होटल को छोड़ते हैं, उस समय अपना पूरा पेमेंट सेटल कर देते हैं। और दूसरे ऐसे प्रकार के कस्टमर्स होते हैं जो कि क्रेडिट फैसिलिटी कस्टमर्स होते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी में भी कस्टमर्स को 3 प्रकार से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक तो बाय ओन गुडविल, यानी किसी उपभोक्ता की स्वयं की, किसी गेस्ट की स्वयं की गुडविल हो। क्रेडिट किसी ट्रैवल एजेंसी के कहने पर दी गई हो, जैसे मान लिया जाए मेक माई ट्रिप का कस्टमर है या गोआईबीबो का कस्टमर है या और कोई एजेंट का कस्टमर है, या तीसरे स्तर पर गवर्नमेंट के जो गेस्ट होते हैं वो। इसके बाद अगले क्रम पर हम उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स का क्लैरिफिकेशन भी समझें जो कि फ्रिक्वेंटली अकाउंटिंग में उपयोग में आती हैं, यानी होटल व्यवसाय के लेखे में इनका बार बार प्रयोग होगा। देखिए स्क्रीन में हमने उन्हें 5 शीर्षकों में रखा है। सर्विस चार्ज, सेवा शुल्क से आशय होटल के द्वारा प्रत्येक सेवा के साथ कुछ अतिरिक्त राशि सेवा शुल्क के रूप में रिकवर की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे होटल में रूम का किराया 2000 रुपये प्रतिदिन का है और सर्विस चार्ज के रूप में होटल 10% अतिरिक्त राशि वसूल करती है। तो यदि कोई कस्टमर एक दिन रुके होटल में तो उसे रूम का किराया 2000 रुपये और उस पर 10% सेवा शुल्क के रूप में 200 रुपये और जोड़कर 2200 रुपये होटल के द्वारा लिए जाते हैं। तो यह सर्विस चार्ज अदर देन बेसिक सर्विस होती है, मतलब रूम रेंट के ऊपर सर्विस चार्ज, ऐसे ही रेस्टोरेंट्स में भोजन की कीमत के अतिरिक्त सर्विस चार्ज, बार में सर्विस चार्ज, ऐसे सर्विस चार्ज के माध्यम से राशि जो रिकवर की जाती है वो अतिरिक्त ये सर्विस फैसिलिटी का चार्ज होता है। सर्विस टैक्स जो है ये जीएसटी के रूप में शासन को देय होता है, ये भी कस्टमर से वसूल किया जाता है। होटल में रुकने वाले कस्टमर से तथा रेस्टोरेंट एंड बार की सुविधा का प्रयोग करने वाले कस्टमर से भी इसे वसूल किया जाता है और ये शासन को देय होता है। अलाउंस टू कस्टमर्स यह कस्टमर के बिल में दी जाने वाली छूट है। यह छूट मुख्य रूप से 3 कारणों से उन्हें प्रदान की जाती है। पहला, ऐसे प्रकार के व्ययों की छूट जो कि डिस्प्यूटेड हैं, जैसे उदाहरण के लिए किसी कस्टमर की बिलिंग हुई और बिलिंग में किसी सर्विस का कोई कीमत या उसकी कोई दाम, उसका मूल्य जोड़ दिया गया हो। मान लिया जाए किसी गेस्ट के बिल पर जिम का कोई सर्विस चार्ज जोड़ दिया गया हो और उस गेस्ट ने जिम की सेवाओं का उपयोग न किया हो, तो उसके द्वारा आपत्ति करने पर बिल में से वह सर्विस चार्ज की राशि कम की जाती है। तो यह डिस्काउंट के हेड पे या अलाउंस के हेड पर इस राशि को कम किया जाता है। दूसरा, अगर यदि अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस है, यदि कोई ऐसी सेवा है जिससे गेस्ट सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके आपत्ति करने पर उस सेवा का जो राशि है उस राशि को बिल से कम किया जाता है, उसे भी अलाउंस के हेड पर किया जाता है। इसी प्रकार अगर यदि रिजर्वेशन के संबंध में होटल के द्वारा कोई गलती की गई है तो उसका भी जो एडजस्टमेंट अमाउंट है वो अलाउंस के हेड पर किया जाता है, यानी यह मुख्य बिल में से अलाउंस टू कस्टमर्स के नाम पे यह राशि कम की जाती है। नाइट ऑडिट से आशय यह है कि यह रात्रिकालीन अंकेक्षण है। यह मुख्य रूप से इंटरनल चेक है जो होटल के द्वारा अपनी आंतरिक व्यवस्था का पे नियंत्रण बनाकर रखने के लिए आंतरिक परीक्षण की विधि है। इसके माध्यम से वे अपने जो होटल में रुकने वाले गेस्ट हैं, अपने रेस्टोरेंट एंड बार हैं या अदर जो सर्विस सेक्टर हैं, इनकी जांच करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी किए जा सकते हैं। और अंतिम क्रम पे कमरे का किराया, इसकी गणना करने के लिए हमें कुछ सूत्र एवं उदाहरणों के माध्यम से इसे समझना होगा और इसे हम अपनी अगली प्रस्तुति में
हम इसी से अपनी अगली प्रस्तुति आरंभ करेंगे। तो मित्रों, हम होटल व्यवसाय के लेखांकन की इस प्रस्तुति को अभी यहीं विराम प्रदान करते हैं। आप सभी से इस निवेदन के साथ कि वायरस संक्रमण का सामना करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।